नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस विशेष अंक को लेकर। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ हैं जया सिन्हा। बहुत बहुत सुप्रभात शैला और बहुत बहुत सुप्रभात हमारे तमाम दर्शकों को भी, क्योंकि अगले एक घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरें। बात होगी आज की अहम खबरों की, यानी कि सड़क से लेकर संसद तक जिस तरह से एसआईआर का मुद्दा गरमा रहा है उसको लेकर बात होगी। संसद में आज क्या है खास वो भी आपको बताएंगे और उत्तरकाशी से भी इस वक्त का क्या कुछ है अपडेट उस पर भी बात होगी सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर से। जी हाँ, तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ सीधे जुड़ेंगे, उनसे तमाम ताज़ा जो अपडेट होंगी वो लेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। बिहार मतदाता सूची संशोधन से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में एसआईआर की संवैधानिक वैधता को दी गई है चुनौती। संसद के मॉनसून सत्र में अहम विधेयकों पर चर्चा प्रस्तावित। दोनों सदन में आज खेल, खनिज और बंदरगाहों से जुड़े विधेयकों पर चर्चा सूचीबद्ध। उत्तराखंड में भारी बारिश का आज भी अलर्ट। उधर यूपी में 37 जिलों के करीब 7 लाख बाढ़ पीड़ितों को दी राहत। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी जमकर बरसे बदरा। यूएन में आमने सामने इजराइल और फिलिस्तीन। नेतन्याहू बोले गाजा पर कब्जा करना मकसद नहीं। और वर्ल्ड गेम्स में भारत के लिए पहला वुशु मेडल पक्का। नम्रता बत्रा ने फिलीपींस की क्रिजान स्वेत कोलारो को दी मात, फाइनल में बनाई जगह। तो आज सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई की, जो है आज बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। और याचिकाओं में एसआईआर की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। और इससे पहले चुनाव आयोग ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया, जिसमें चुनाव आयोग ने कहा कि वो कानूनी तरीके से अपना काम कर रहा है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर पर सुनवाई से पहले कहा कि मतदाताओं को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा। यह भी कहा है कि कोई भी योग्य मतदाता वोटर लिस्ट में जगह पाने से वंचित नहीं रहेगा। हलफनामे में चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए गए नामों की सूची सार्वजनिक करने के लिए वो बाध्य नहीं है। तो यहाँ पर बिहार एसआईआर पर सुप्रीम सुनवाई, और हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी इस वक्त जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। तो मतदाताओं को सुनवाई का पूरा अवसर यहां पर दिया जाएगा, ईसीआई ने साफ किया है इस पूरे मुद्दे पर। विकास, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट में ये अहम सुनवाई किन किन मुद्दों पर आज हम देख सकते हैं? तमाम बातों पर यहाँ पर ईसीआई भी सुप्रीम कोर्ट में अपना मत रखता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल जय, देखिए जो मुख्य बात है वो एसआईआर की प्रक्रिया में जो दस्तावेजों की सूची थी उनको लेकर के यहाँ पर लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। और उन लोगों का कहना था कि इसमें जो 3 प्रमुख दस्तावेज होते हैं आमतौर पर किसी व्यक्ति के लिए, आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र और मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड, ये 3 चीजों को भी शामिल किया जाए। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की थी कि चुनाव आयोग इस पर गौर करे कि क्या इन दस्तावेजों को शामिल किया जा सकता है, विशेष रूप से मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड को। तो पूरी बहस इन्हीं के इर्द गिर्द है कि क्या इन 2 दस्तावेजों के आधार पर भी किसी का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए या नहीं। चुनाव आयोग ये कह चुका है कि आधार को लेकर के उसके कुछ रिजर्वेशंस हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों के भी आधार बने हैं जो ना तो योग्य मतदाता है और ना शायद योग्य नागरिक भी नहीं है, भारत के नागरिक भी नहीं है। ऐसे लोगों को हटाने के लिए ही ये पूरी एक्सरसाइज चल रही है। और अगर अब भी आधार को इसमें शामिल कर दिया गया तो पूरी जो प्रक्रिया है, जो पूरी कवायद है, उसका मकसद ही पूरी तरह डिफीट हो जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट में एक और महत्वपूर्ण पहलू ये रहेगा कि जो 65 लाख लोगों का नाम कटा है किन्हीं किन्हीं कारणों से, कि इसमें से कुछ लोग मर चुके हैं,
या कुछ लोग अब उस पते पर नहीं रहते हैं, ना ही उन्होंने अपना वोटर लिस्ट में नाम अपडेशन की कोई पहले कोशिश की। तो ऐसे 65 लाख लोगों को जिनका नाम हटाया गया है, ये भी मांग की गई है ADR की तरफ से कि एक इनकी अलग लिस्ट जारी की जाए। हालांकि आयोग का कहना है कि ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है, ये उसका दायित्व नहीं है कि वो जो ऐसे अयोग्य मतदाता हैं उनका नाम अलग से किसी सूची में प्रकाशित करे। जहां तक इस ड्राफ्ट की बात है, ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साझा किया जा चुका है, और जो लोग हटाए गए हैं 65 लाख लोग, उनकी भी जानकारी बिहार में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको दी गई है। तो ऐसा नहीं है कि ये जानकारी यानी किसी कि को पता ही विकास नहीं कहने है। का मकसद ये है कि जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको इस बात की पूरी जानकारी है कि कौन कौन नाम हटाए गए हैं, लेकिन उसकी सूची जो है प्रकाशित करने के लिए वो ECI कहीं ना कहीं वो बाध्य नहीं है और उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो पूरी प्रक्रिया चल रही है उसका मकसद अगर देखा जाए तो मकसद वही है कि पारदर्शिता आए, कोई पात्र मतदाता छूट ना जाए और कोई एक मतदाता कई जगह पर वोट ना कर सके, ताकि जो वोट है सही पड़े और सही बंदा जीत कर आए। बिल्कुल शैला, एक बात आयोग ने ये भी कही कि इसको आप केवल बिहार तक सीमित मत रखिए, ये प्रक्रिया देश भर में चलेगी अलग अलग समय पर। क्यों? लेकिन बिहार के क्योंकि चुनाव एकदम नजदीक हैं, इसीलिए बिहार से शुरुआत की गई है। तो SIR की प्रक्रिया बिहार से शुरू हुई है, लेकिन ये पुनरीक्षण का कार्यक्रम आयोग का कहना है कि पूरे देश के लिए है। और जो लोग इस तरह के मतदाता हैं, यानी जो या तो उनका निधन हो चुका है या वो योग्य मतदाता नहीं है और फर्जी दस्तावेजों के जरिए जुड़ चुके हैं, ऐसे लोगों को हटाना ही इस पूरी एक्सरसाइज का उद्देश्य है। और इसी को आयोग पूरी निष्ठा के साथ कर रहा है। आयोग की जो इसको लेकर के जो तैयारियां हैं या जो मंशा है, उस पर सवाल उठाना सही नहीं है। ये बात भी चुनाव आयोग लगातार कहता रहा है। तो आज 2-3 पहलू शैला यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे। पहला कि जिन 2 दस्तावेजों के लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से सलाह देता रहा कि आप इन 2 दस्तावेजों पर भी गौर करें, उनको लेकर के अब क्या मत रहता है कोर्ट का, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरी एक्सरसाइज का पूरा हो चुका है। ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो चुकी है और आयोग ने जैसा कि कहा कि किसी व्यक्ति का नाम अगर इस ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है तो वो चुनौती दे सकता है, वो अपील कर सकता है। हालांकि ये कोई आश्वासन आयोग की तरफ से नहीं दिया गया है कि ऐसे व्यक्ति को इसी बार वोट डालने का मौका मिल जाएगा अगर वो इस मामले में सफल भी हो जाता है कि उसका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाए। लेकिन एक राइट जरूर है, जिसका भी नाम इसमें इंक्लूड नहीं है, वो व्यक्ति अभी भी आयोग के सामने उचित दस्तावेजों और अपने रिप्रेजेंटेशन के साथ अपनी बात रख सकता है। तो यहाँ पर कानूनी तरीके से ये पूरा काम हो रहा है, ECI ने साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन आज की सुनवाई पर सभी की निगाहें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, आपसे आगे भी हम अपडेट लेंगे इस पूरी अहम खबर को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया। और खबरों में आगे बढ़े तो निर्वाचन आयोग ने 334 गैर मान्यता प्राप्त दलों को अपनी सूची से हटा दिया है। आयोग के अनुसार ये सभी दल पिछले 6 साल से पूरी तरह निष्क्रिय थे और 2019 के बाद जया एक भी चुनाव ये लोग नहीं लड़े थे। जांच में इन दलों का कोई भी दफ्तर जो है अस्तित्व में नहीं पाया गया है। ये कार्रवाई जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत की गई है, जिसका मकसद केवल कागजों पर चल रहे दलों को हटाकर चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। बिल्कुल, और इस कदम के बाद अब देश में गैर मान्यता प्राप्त दलों की संख्या घटकर 2520 रह गई है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 के तहत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को 6 वर्ष में कम से कम एक चुनाव लड़ना अनिवार्य है। तो यहाँ पर निर्वाचन आयोग की कार्रवाई हुई है, जहाँ पर राजनीतिक दलों की समीक्षा की गई और गैर मान्यता प्राप्त दल जो हैं उनको हटाया गया है। आगे बढ़ेंगे। चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय जनता दल द्वारा आयोग पर लगाए गए बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के बहाने गरीब, वंचित और दलित एवं अल्पसंख्यक वर्गों के मताधिकार के खिलाफ के षड्यंत्र के आरोप को पूरी तरह से निराधार बताया है। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर राष्ट्रीय जनता दल की एक पोस्ट को साझा किया है। बिल्कुल, और उन्होंने ये साझा करते हुए बताया कि आयोग ने अपनी जांच में ये पाया कि राष्ट्रीय जनता दल द्वारा बिहार में हुए विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया का आरोप जांच में निराधार और भ्रामक पाया गया है। तो यहाँ पर PI भी यहाँ पे पूरी तरह से जो फैक्ट चेक है वो तथ्यों के साथ इस भ्रामक खबर की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। और बात करें संसद के मॉनसून सत्र की, तो आज भी हंगामे के आसार लग रहे हैं। हालांकि कल की बात की जाए तो शोर शराबे के बीच कई अहम विधेयकों को मंजूरी मिल गई। बिल्कुल, और अगर आज की बात की जाए तो लोकसभा में भारतीय पतन विधेयक 2025 और खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक
2025 चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश होगा। भारतीय पतन विधेयक 2025 बंदरगाहों से संबंधित कानून को और मजबूत करने और एकीकृत बंदरगाह विकास को बढ़ावा देने का काम करेगा। इसके साथ ही विधेयक के माध्यम से समुद्री व्यापार को सुगम बनाना और भारतीय समुद्र तटों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किए जाने का भी प्रावधान है। और वहीं खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2025 के माध्यम से इसके संबंधित जो साल 1957 के अधिनियम में संशोधन किया जाएगा और इसके माध्यम से खनन क्षेत्र को रेगुलेट किया जाएगा। तो लोकसभा में 2 विधेयक पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। लगातार हंगामे के बाद आज क्या कुछ स्थिति रहती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर हम राज्यसभा की बात करें तो आज राज्यसभा में लोकसभा से कल पारित 2 खेल विधेयकों पर चर्चा होगी और उच्च सदन की कार्यसूची में राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक की बात की जाए तो राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 का उद्देश्य राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता प्रदान करना है, उनके कामकाज को रेगुलेट करना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति और विधेयक में उल्लेखित हर खेल के लिए राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय खेल महासंघ की स्थापना का प्रावधान करता है। वहीं राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 की बात की जाए तो ये डोपिंग के विरुद्ध यूनेस्को कन्वेंशन को प्रभावी बनाने का कार्य करेगा और साथ ही साथ ये विधेयक खेलों में डोपिंग को प्रतिबंधित करने, उनके परीक्षण, प्रवर्तन और उल्लंघन से संबंधित निर्णयों के लिए एक संरचना प्रदान करने का भी काम करेगा। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही आज महत्वपूर्ण कार्य सूचीबद्ध है और तमाम ऐसे विधेयक जो बेहद जरूरी है भारत की विकास यात्रा में, उन्हें आज वहां पर चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। और संसद में अगर कल की बात करें तो विपक्षी शोर शराबे के बीच सरकार ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति और परिवार के लिए संसद का काम नहीं रोकेगी और जरूरी बिल पास होंगे। बिल्कुल, संसद के दोनों सदनों में कई महत्वपूर्ण विधेयक हमने पास होते हुए देखे और लोकसभा से आयकर विधेयक का संशोधित संस्करण, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक पास हुए, तो वहीं राज्यसभा से मणिपुर और गोवा से जुड़े बिल भी पास होते हुए नजर आए। विपक्षी दलों के हंगामे पर राज्यसभा के नेता सदन जेपी नड्डा ने विपक्षी सांसदों को नसीहत भी दी। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कहा कि डेमोक्रेसी की रक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन इस हाउस को बंधक भी नहीं बनाया जा सकता। वी कैनॉट मेक इट ए हॉस्टेज। आफ्टर ऑल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिस्कस हुआ कि बिल्स विल बी पास्ड। द रोल ऑफ ऑपोजिशन, दोज हु वर टॉकिंग अबाउट मणिपुर फॉर द लास्ट 2 years, when the bill was being passed, they were opposing it. सरकार का कहना है कि वो एक व्यक्ति और परिवार के लिए संसद का कामकाज नहीं रोकेगी और जो जरूरी बिल पास होंगे तो जितने भी कराने हैं वो कराए जाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि वो इसका विरोध करेगी। एक परिवार का वजह से देश इतना नुकसान नहीं झेल सकता है। रोज रोज एक मुद्दे को लेकर के देश का समय और संसद का समय बर्बाद करने के लिए हम नहीं देंगे, इसलिए महत्वपूर्ण बिल हम पारित करेंगे। लोकतांत्रिक ढंग से महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर हम अपना विरोध प्रदर्शित करते रहेंगे। पार्लियामेंट जाएंगे, पार्लियामेंट में वो जो काले बिल पास कर रहे हैं उनमें हम पूरी शक्ति के साथ उसका विरोध करें। और इस वक्त पूरा देश जोश और खरोश के साथ, उल्लास के साथ भागी बन रहा है। हर घर तिरंगा कैंपेन से जुड़ा हुआ है इस वक्त, और हम देख रहे हैं इस वक्त ताज़ा तस्वीरें आ रही हैं हर घर तिरंगा कैंपेन को लेकर। इस कैंपेन में जुड़े हैं आज हर वर्ग का बच्चा, बच्चे, बूढ़े और क्या जवान। हर घर तिरंगा कैंपेन के जरिए हर तरफ तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा है। और ये बेहद खास बाइक रैली जहां पर श्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत किरण रिजिजू भी मौजूद हैं, तमाम गणमान्य हस्तियां मौजूद हैं। की भी याद दिलाता है, हम अनुशासित सिपाही की तरह से, देश के अनुशासित सिपाही की तरह से पूरे सम्मान के साथ में आज इस तिरंगा यात्रा का आयोजन करेंगे। आज सुबह सबके
इस तिरंगा यात्रा में पधारने पर, आप सबके उपस्थित होने पर एक बार फिर आपका आभार ज्ञापित करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बोलिए भारत माता की। और अब निवेदन करेंगे दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से कि आप हरी झंडी दिखाकर हर घर तिरंगा बाइक रैली का शुभारंभ करें। और एक बार फिर जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। और आप सभी से निवेदन करेंगे, सबसे आगे माननीय मंत्रीगण और माननीय सांसद चलेंगे, उसके पीछे बाकी सभी प्रतिभागी बाइक रैली में हिस्सा लेंगे। म्यूजिक चला दीजिए प्लीज। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घर तिरंगा, तिरंगा। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे। अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, इंटिंटा झंडा मने मने गु त्रिवर्णा। तिरंगा तिरंगा सरिया रंग है क्या? ये रंग मेरी शक्ति का है, ये रंग मेरी ताकत का है, ये रंग देश के बादल में सजा। श्वेत है क्या? रंग सत्य का है, ये श्वेत रंग शांति का है, ये श्वेत रंग लेके का है, ये रंग देश के दिल में है बसा। रंग हरा तो खुशहाली का है, ये धर्म चक्र विकास का है। उसूलों से है ये बना तिरंगा हमारा, तिरंगा प्यारा। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घर तिरंगा, तिरंगा। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे। अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, इंटिंटा झंडा मने मने गु त्रिवर्णा। तिरंगा सरिया
ये रंग मेरी शक्ति का है, ये रंग मेरी ताकत का है, ये रंग देश के बादल में सजा। श्वेत है क्या रंग सत्य का, ये श्वेत रंग शांति का है, ये श्वेत रंग लेके का है, ये रंग देश के दिल में है बसा। रंग हरा तो खुशहाली का है, ये धर्म चक्र विकास का है। उसूलों से है ये बना तिरंगा हमारा, तिरंगा प्यारा। घोड़े घोड़े तिरंगा, घोड़े तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रंग घर तिरंगा, घरों घर तिरंगा, तिरंगा। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है, नए भारत की नई कहानी है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे, अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, इंटिंटा झंडा मने मनेगु त्रिवर्णा, तिरंगो तुरंग पड़ी सरिया रंग है क्या, ये रंग मेरी शक्ति का है, ये रंग मेरी ताकत का है, ये रंग देश के बादल में सजा। श्वेत है क्या रंग सत्य का, ये श्वेत रंग शांति का है, ये श्वेत रंग लेके का है, ये रंग देश के दिल में है बसा। रंग हरा तो खुशहाली का है, ये धर्म चक्र विकास का है। हिंदी उसूलों से है ये बना तिरंगा हमारा, तिरंगा। माँ की जय का ये जो स्वर के साथ में आज हजारों बाइक यहाँ से निकल रही है तिरंगा हाथ में लिए, ये आकाश, ये हवाएं सब भारत माँ के जयकारों से गूंज रही है। आज सांसद से लेकर के हमारे सेना तक सब लोग बाइक के माध्यम से अपनी देशभक्ति, अपने मन के भाव प्रकट कर रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि आज़ादी के इतने साल बाद आज 78 साल हमने पूरे करने के उस पर हैं, और ये दिन प्रतिदिन हमारा प्यार, हमारा जोश, हमारी उमंग इस स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर बढ़ती जा रही है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस राष्ट्रीय उत्सव को हर घर का उत्सव बना दिया। हर घर तिरंगा के माध्यम से आज बच्चा बच्चा राष्ट्रीयता की भावना को अपने अंदर लेकर के चल रहा है, और जिस तरीके से हजारों कार्यक्रम एक एक शहर में हो रहे हैं, जनता तिरंगा यात्रा निकाल रही है, सैनिक चल रहे हैं, सांसद चल रहे हैं, प्रतिनिधि चल रहे हैं, हर व्यक्ति अपनी देशभक्ति को प्रकट करने का एक माध्यम इन तिरंगा यात्राओं को बना रहा है। पूरे देश को, हर भारतवासी को मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग नहीं दिखे? वो पहले भी नहीं दिखते थे। मुझे ये बताइए, 2014 से पहले इस प्रकार से स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए आपने किसको देखा? कभी किसी प्रधानमंत्री को हाथ में तिरंगा लेकर के चलते हुए देखा? आज़ादी से पहले ही छूट गया वो तिरंगा। आज तो अखंडता का उत्सव
अपनी आज़ादी का उत्सव मनाते हुए और ये भारत मंडपम से लेकर इंडिया गेट तक ये जो बाइक रैली है, तिरंगा यात्रा निकालते हुए दृश्य आपने देखे। बिल्कुल, और जिस तरह से तमाम सांसद से लेकर सैनिक इस बाइक रैली में हिस्सा ले रहे हैं, इनके साथ साथ आज हर एक भारतीय भी इस हर घर तिरंगा अभियान के साथ जुड़ चुका है। तो हर घर तिरंगा अभियान के तहत अगर आपको हम ले चले जम्मू कश्मीर, तो वहां के गांदरबल जिला प्रशासन ने सोनमर्ग के सुरमय मैदानों में एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया, जिसमें सभी वर्गों के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। और सोनमर्ग के मुख्य बाजार से शुरू हुई ये और थजवास ग्लेशियर पर जाकर ये यात्रा समाप्त हुई और इस रैली ने सोनमर्ग की मनोरम पृष्ठभूमि में देशभक्ति का जीवंत प्रदर्शन किया। तो यकीनन आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर घर तिरंगा लहरा रहा है और ज़रूर आप सम्मान से तिरंगा घर लाएं और उसे फहराएं। जो कि सोनमर्ग में तिरंगा रैली निकाली गई, उसकी बेहद खूबसूरत तस्वीरें हमने देखी और दिल्ली में भी जिस तरह से हर घर तिरंगा रैली निकाली गई, जहां पर केंद्रीय मंत्रियों से लेकर हमारे सैनिकों ने भी हिस्सा लिया इस बाइक रैली में। वाकई बेहद शानदार, जिस तरह से एक आज़ादी का उत्सव इस वक्त देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, आप भी जो है अपने घर तिरंगा लाइए और शान से अपने घर पर फहराइए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। नया सवेरा देखते रहिए। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। दीप्ति अरोरा जी सिर्फ 38 साल की उम्र में एक बीमारी से चली गई। उनके टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे उनके बच्चे की पढ़ाई में काम आ सकते हैं। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नया सवेरा देख रहे हैं आप और नया सवेरा में बात कर रहे थे हम संसद के मॉनसून सत्र की। जिस तरह से कामकाज हो रहा है, तमाम हंगामे के बीच भी, शोर शराबे के बीच भी। राजेश राज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, हमने देखा कि विपक्ष की कोशिश तो लगातार यही है कि हंगामा किया जाए और कामकाज ना होने दिया जाए, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि हम किसी एक व्यक्ति के लिए, एक परिवार के लिए कामकाज नहीं रोकेंगे और जो जरूरी बिल हैं वो पास करवा के रहेंगे। बिल्कुल सहला, जिस तरीके से कल मॉनसून सत्र के चौथे हफ्ते का पहला दिन यानी सोमवार का जो दिन है, वो विधायी कामकाज के लिहाज से अगर हम देखें तो बहुत महत्वपूर्ण दिन था। और जिस तरीके से सत्ता पक्ष ने शोर शराबे के बीच विधेयकों को पारित कराना शुरू किया, उसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष के मन में ये भाव जरूर गया होगा कि अब हम विधायी काम को बहुत दिनों तक रोक नहीं सकते हैं। हालांकि सत्ता पक्ष की ये मजबूरी है, लाचारी है, क्योंकि तीसरे हफ्ते में ही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ये संकेत दिए थे कि शोर शराबे के बीच ही विधेयकों को पारित कराना हमारी मजबूरी है और हम इस काम को अब आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अब तक हमने देखा कि अगर कल के दिन को छोड़ दें तो इससे पहले सिर्फ हंगामा ही होता रहा और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो पाई। लेकिन सोमवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा, जब लोकसभा और राज्यसभा से अनेक विधेयकों को पारित कराने में सत्ता पक्ष को कामयाबी हाथ लगी। शुरुआती दौर में अगर हम बात करें तो सुबह से लगातार विपक्ष का हंगामा होता रहा। मकर द्वार से लेकर चुनाव आयोग तक पहुंचने की जो उनकी कवायद थी, उसको पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से बैरिकेडिंग को लांघ कर वो चुनाव आयोग तक पहुंचने की जद्दोजहद में तमाम जो विपक्षी नेता थे वो जुटे हुए थे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इन तमाम लोगों को रोकने की कोशिश की, उसके बाद भी जो है वो विपक्ष के लोगों ने हंगामा बरपाया। और भोजन अवकाश के बाद 2 बजे के बाद जब सत्र शुरू हुआ लोकसभा और राज्यसभा में, तो फिर आकर उन्होंने हंगामा शुरू किया। लेकिन इसी बीच सत्ता पक्ष ने
कई विधेयकों को लोकसभा से और कई विधेयकों को आज राज्यसभा से कल पारित कराने की कोशिश की। जो विधेयक कल लोकसभा से पारित हुए, जो नेशनल एंटी डोपिंग बिल है और स्पोर्ट्स बिल, इन दोनों विधेयकों को आज राज्यसभा में लिस्टेड किया गया है। तो आज राज्यसभा से जब ये बिल पारित हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में दोनों विधेयक जो है वो मील के पत्थर साबित होंगे। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया राजेश फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर लगातार संसद में जिस तरह का हंगामा विपक्ष की ओर से बरपा जा रहा है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि अब वो एक संसद को अपने हंगामे के चलते बंधक बना के नहीं रख सकते। आइए इस खबर को हम आगे भी आपसे लगातार हम अपडेट देते रहेंगे संसद की जब कार्यवाही शुरू होगी। लेकिन यहाँ पर बात कर लेते हैं शैला उत्तरकाशी की, क्योंकि उत्तरकाशी के धराली में जिस तरह की तबाही हुई है उसके बावजूद आफत अभी तक कम नहीं हुई। बिल्कुल, लगातार हो रही बारिश ने स्थानीय लोगों और बचाव कार्य में जुटे जो लोग हैं उनकी परेशानी को कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़ा दिया है। देर शाम से हो रही भारी बारिश के चलते भागीरथी नदी का जलस्तर तेज़ी से बढ़ गया और इसके मद्देनज़र ज़िला प्रशासन ने हर्षिल बाजार को खाली करा लिया है। होटलों में ठहरी रेस्क्यू टीमों और मीडिया के लोगों को अन्य जगहों पर शिफ्ट कराया गया है। तो यहाँ पर उत्तरकाशी आपदा अपडेट की अगर बात करें तो जिस तरह से धराली में बारिश के चलते भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ा है, चिंता का विषय कहीं ना कहीं बन गया है और इस वजह से वहाँ पर एहतियात बरती जा रही है। और धराली में बारिश आने के बाद उत्तरकाशी आपदा को लेकर जो राहत और बचाव कार्य है वो भी इस वक्त पुरजोर शोर से चल रहा है। और धराली में आई आपदा ने क्षेत्र के भूगोल को ही नहीं बल्कि आर्थिक व्यवस्था को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है। नीरज इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, सबसे पहले इस वक्त यही जानना चाहेंगे कि इस वक्त का क्या अपडेट है, मौसम को ध्यान में रखते हुए किस तरह से इस वक्त जो राहत और बचाव कार्य है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मौसम की अगर हम बात करें तो 15 तारीख तक इस पूरे इलाके में वर्षा का अनुमान लगाया गया है। कल रात को भी जो वर्षा है वो होती रही और जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें भी आईं। अभी भी अगर आप देखें कि जो सरकार कह रही है कि 45 से 55 के बीच में जो लोग हैं अभी भी लापता हैं, उन्हें खोजने का जो काम है वो जोर शोर से चल रहा है। रेस्क्यू टीमें धराली में मौजूद हैं और ख़ास तौर से 40 से 50 फीट का जो मलबा है उसके नीचे जिंदगियों को खोजने का जो काम है वो चल रहा है। हालांकि ऐसे चमत्कार कम होते हैं क्योंकि इतने दिन गुजरने के बाद शायद ही वहाँ कोई ज़िंदगी बची होगी, लेकिन फिर भी जो लोग लापता हैं अगर वो मिल जाते हैं तो उनके परिजनों के लिए भी ये भी कह सकते हैं कि एक तरीके से उनके लिए अच्छी बात होगी कि उनके कम से कम लापता जो परिजन है वो मिल जाएं। अब वहाँ की अगर हम रेस्क्यू की बात करें तो एक बड़ी समस्या ये भी आई है कि आप देखें कि जो खीर गंगा जब ये आपदा आई थी तो सर्क ग्लेशियर है, वहाँ से उसमें जो पानी है वो आता है, लेकिन अब 50 फीट के करीब मलबा वहाँ पर आ गया है तो खीर गंगा का जो मुहाना है वो पूरी तरीके से ढक गया है, लेकिन पानी लगातार आ रहा है और पानी अब 50 फीट के नीचे धीरे धीरे रिस रहा है। तो ये आने वाले समय में ये भी एक बड़ी चुनौती हो सकती है, खासतौर से रेस्क्यू करने वाले लोगों के लिए भी, क्योंकि एक दलदल बन सकता है वहाँ पर। और इसके साथ साथ अगर भविष्य में वहाँ पर कोई निर्माण होता है तो वो और ज़्यादा जो डेंजरस स्थिति है वो पैदा कर सकता है। कल भी आप देखें कि धराली और हर्षिल में लगातार जो प्रशासन के द्वारा ये अपील की गई कि पानी आ रहा है, इस इलाके से दूर रहें, तो वहाँ खतरा अभी भी बना हुआ है, लेकिन कह सकते हैं कि चैलेंजिंग काम जरूर है रेस्क्यू का और लगातार उस रेस्क्यू बिल्कुल नीरज, चाहे एनडीआरएफ की बात करें, एसडीआरएफ की बात करें, आईटीबीपी की बात करें, वो लगातार वहाँ कर रहे हैं। बिल्कुल, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है युद्ध स्तर पर जारी है। कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी से जल्दी सभी को रेस्क्यू कर लिया जाए, लेकिन जिस तरह से मौसम जो है वो परेशानी का सबब बना हुआ है। अगर हम आने वाले समय में देखें तो कब तक मौसम के ऐसे बने रहने के आसार है और कब ये मौसम खुलने की जो है संभावना जताई जा रही है, और साथ ही साथ ये भी कि जो लोग बाकी लोग हैं वहां पर उनका जनजीवन कैसे चल रहा है, किस प्रकार से उन्हें खाने पीने में दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है, दवाइयां और तमाम जो जरूरी चीजें होती हैं उनकी आपूर्ति किस प्रकार से जो है पूरी हो पा रही है। देखिए, धराली के अगर लोगों की बात करें तो निश्चित तौर पर सामान्य जनजीवन में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हाँ वहाँ पर आप देखें कि जो कनेक्टिविटी है, फ़ोन कनेक्टिविटी बहाल हो गई है, लाइट कनेक्टिविटी वहाँ पर बहाल हो गई है, पीने का पानी वहाँ पर आ रहा है।
लोगों को खाने की कोई दिक्कत ना हो उसके लिए कम्युनिटी किचन भी वहाँ पर बनाई गई हैं, 2 कम्युनिटी किचन हैं। इसके साथ साथ ही लोगों को जो राशन है वो भी उपलब्ध कराया गया है। जिन लोगों के घर सुरक्षित हैं या जो लोग अपनी गैस पर या चूल्हे पर खाना बना सकते हैं तो उनको राशन भी दिया गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप देखें कि रोड कनेक्टिविटी उसको बहाल करने का शैला जो काम है वो तेज़ी के साथ चल रहा है। खासतौर से गंगनानी में पुल बन गया है, लेकिन एक और नई चुनौती और एक नई समस्या ये सामने आई है कि डबरानी एक जगह है और वहाँ पर जो सड़क है वो पूरी की पूरी एक तरीके से बह गई है और उस सड़क को बनाने के लिए जब कल पोकलैंड यानी एक जेसीबी से बड़ी मशीन होती है वो जब वहाँ से मलबा हटा रही थी तो वो पूरी की पूरी पोकलैंड भागीरथी नदी में गिर गई और उस पोकलैंड का पता नहीं है। उसका जो सवार था जो उसको ऑपरेट कर रहा था वो भी अब लापता है। तो ये इस तरह की जो चुनौतियाँ हैं वो भी बनी हुई हैं, क्योंकि अभी भी 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो हर्षल से कनेक्ट करने में काफ़ी चुनौतियों का सामना बीआरओ को भी करना पड़ रहा है और जो लोकल एजेंसियां हैं जो लगातार काम कर रही हैं। तो यहाँ पर तमाम एजेंसियां जरूर वहाँ जुटी हुई हैं। आप अगर देखें कि लोगों की सुविधाओं का ध्यान जरूर रखा जा रहा है। बिल्कुल, तो तमाम एजेंसियां वहाँ पर ज़रूर जुटी हुई हैं, लेकिन उन्हें हर कदम पर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। हम लगातार आपसे अपडेट देते रहेंगे। तो यहाँ पर धराली की बात करें, उत्तरकाशी की बात करें तो मौसम लगातार वहाँ पर मौजूद रेस्क्यू टीम्स के लिए हर रोज़ नई चुनौती यहाँ पर पेश कर रहा है। बिल्कुल, और बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के चलते 37 जिले बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। योगी सरकार पीड़ितों की मदद के लिए लगातार तत्परता से काम कर रही है। बिल्कुल, लेकिन सीएम योगी के निर्देश पर अधिकारी से लेकर मंत्री तक सभी बाढ़ प्रभावित इलाकों का लगातार दौरा कर रहे हैं। प्रदेश के राहत आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि अब तक करीब 7 लाख लोगों को मदद पहुंचाई जा चुकी है। तो उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के चलते जो है काफ़ी एरिया जो है प्रभावित नजर आ रहे हैं। बात करें दिल्ली एनसीआर के इलाकों की तो देर रात से ही झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। बिल्कुल, इससे तापमान में गिरावट जरूर दर्ज की गई है। लगातार हो रही बारिश से अलग अलग जगह पर जल भराव की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। लोगों को यातायात में परेशानी हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली एनसीआर में भी रात भर से बारिश लगातार हो रही है, जिसकी वजह से कई जगह पर पानी भरने की समस्या आ रही है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार बात करेंगे प्रेस रिपोर्ट की। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? एक काम कर, तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूं। पुलाव नहीं, प्लान। सॉरी प्लान, लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। अब तेरे भाई के हर सपने होंगे पूरे। तेरी स्पोर्ट्स का 2 सीटर है ना? अब पुलाव सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और अब हम नया सवेरा में आपके लिए लेकर आ रहे हैं अखबारों की सुर्खियां, यानी कि प्रेस रिपोर्ट। जया। बिल्कुल, और दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्रों की अगर सुर्खियों की बात करें, शुरुआत शैला आप करेंगे, कहां से कौन सा अखबार और कौन सी खबर? बिल्कुल, ये हरिभूमि अखबार है और वैसे तो अधिकतर समाचार पत्रों में इस खबर को प्रकाशित किया गया है सुर्खी के तौर पर। हरिभूमि से हम इसे ले रहे हैं। अमेरिका की धरती से मुनीर की जो गीदड़ भपकी है उस पर भारत की जो है दो टूक देखने को मिली है। परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेंगे, जरूरत पड़ी तो आसिम मुनीर की गीदड़ भपकी पर यह भारत का करारा जवाब देखने को मिला है। अपने बेहद करीबी रणनीतिक साझेदार देश अमेरिका की धरती से पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने जिस तरह से परमाणु हथियारों को लेकर गीदड़ भपकी दी है, भारत ने उस पर बेहद कड़ी प्रतिक्रिया दी है और भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी तरह के परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। किसी भी कीमत पर अपनी राष्ट्रीय जो सुरक्षा है उसे सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाता रहा है, उठाता रहेगा। साथ साथ अमेरिका को भी इस मौके पर आड़े हाथों लिया।
बिल्कुल, और यहाँ पे बहुत ही कड़ा संदेश भारत की ओर से गया है। दूसरी खबर यहाँ पर जनसत्ता से लेंगे, किस तरह से यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए लगातार भारत प्रतिबद्ध नजर आ रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की और उन्होंने कहा कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन से संबंधित हालिया घटनाक्रमों पर अपने विचार पीएम मोदी से साझा किए। रूस यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान तथा शांति की शीघ्र बहाली के लिए प्रयासों के प्रति जेलेंस्की ने भारत का आभार भी जताया है। जैसे हम जानते हैं कि लगातार भारत जो है इस पूरे मुद्दे पर शांति की अपील कर रहा है। बेहद महत्वपूर्ण बैठक अलास्का में होने जा रही है, उसको लेकर भी सभी की निगाहें यहाँ पर टिकी हुई हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर भारत की ओर से एक बार फिर एक शांति की अपील, यहाँ पर जो हर संभव सहयोग देने की बात जो यहाँ पर की जा रही है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। और दोनों नेताओं ने भारत और यूक्रेन द्विपक्षीय साझेदारी में भी प्रगति की भी समीक्षा की और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने पर भी बात की। अब एक और खबर हम ले रहे हैं, दैनिक जागरण समाचार से में प्रकाशित हुई है। आवारा कुत्तों का जिस तरह से हमने प्रकोप बीते कुछ समय में देखा है कि बच्चों को काट लेते हैं, बड़ों को भी काट रहे हैं और बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट इस पर जो है काफ़ी ज़्यादा सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनसीआर में समस्या जो है बेहद गंभीर हो रही है और जो लोग अड़ंगा डाल रहे हैं उन पर कार्रवाई करें। जो आवारा कुत्ते हैं उन्हें आश्रय गृहों में डालें। आवारा कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर बिल्कुल भी ना छोड़ा जाए, नसबंदी की जाए, टीकाकरण के लिए पर्याप्त कर्मी जो हैं वो भी रखे जाए। तो दिल्ली सरकार, एमसीटी और एनडीएमसी 8 हफ्ते में कुत्तों के लिए आश्रय स्थल बनाए, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही साथ दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में कुत्तों को हटाने का काम जल्द से जल्द शुरू हो जाना चाहिए। कुत्ते के काटने के पीड़ितों को तत्काल सहायता के लिए चिकित्सा केंद्रों में भी पहुंचाया जाना चाहिए। और अगली खबर आपकी जेब से जुड़ी हुई है। यहाँ पर हिंदुस्तान से हमने अपना बिजनेस जो पेज है वहाँ से खबर ली है। यहाँ पर एक राहत भरी खबर है। संशोधित आयकर विधेयक में कुछ पुराने प्रावधान को बहाल करते हुए यहाँ पर देर से रिटर्न भरने पर भी अब रिफंड जारी होगा। और घर दुकान वालों की बात करें, व्यवसाय कारोबारी और कंपनियों की बात करें, वेतन भोगियों की बात करें तो बेहद अहम यहाँ पर है कि आयकर विधेयक 2025 का जो नया संशोधित संस्करण है वो सोमवार को लोकसभा में पास हो गया है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे सदन पर पेश किया और फिर इसे ध्वनि मत से पारित किया गया। और इनमें वेतन भोगी करदाताओं को काफ़ी राहत दी गई है। इसमें से कुछ पुराने प्रावधानों को फिर से जोड़ा गया है जिसमें आयकर रिफंड से जुड़ा प्रावधान भी शामिल है। तो आप जो नया विधेयक जो पास हुआ है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करें। विभिन्न वेबसाइट्स पर आ गया है, अखबारों में भी आ गया है। तो एक बड़ी राहत भरी खबर है तमाम टैक्स पेयर्स के लिए। और एक और अच्छी खबर का रुख कर लेते हैं। जी हाँ, कहानी काले सोने की भूल चुके थे लोग, अब फैशन डिजाइनर्स का फेवरेट बना है काला कॉटन। तो ये जो है ये खबर हम ले रहे हैं नवभारत टाइम्स से। और रेशों में किस तरह से रोजी रोटी बसी है, कैसे हमारी परंपरा, हमारी विरासत का हम संरक्षण कर रहे हैं। काला कॉटन कैसे तकदीर और तस्वीर बदलती हुई नजर आ रहा है। कच्छ की धरती से एक उगा है पुराना देसी और दमदार कपास, उसका जिक्र किया गया और जो अब फिर से फैशन की दुनिया में आंधी बनकर छाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, धमाल मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि ये बिना सिंचाई और बिना कीटनाशक के उगने वाला ये कपास है जिसे कभी पुराने जमाने की चीज समझकर भुला दिया गया था, लेकिन अब ये फिर से आपके बीच में मौजूद होगा। तो बिल्कुल, अगर भारत की कोल्हापुरी चप्पलों से लेकर काले कॉटन तक आज भारतीय परिधान, भारतीय फैशन इस वक्त ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत से निकलकर दुनिया के रैम शोज में भी छा रहा है। बिल्कुल, और अखबारों की दुनिया के बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वर्ल्ड वॉच देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र में बैठक के दौरान इजराइल और गाजा आमने सामने भिड़ गए। गाजा पर कब्जा करने की इजरायली योजना के सिवाय अमेरिका ने सभी देशों ने निंदा की। बैठक में मानवीय संकट के समाधान पर चर्चा हुई। बैठक के तुरंत बाद ही गाजा में इजराइल द्वारा अब तक की सबसे भारी बमबारी की गई, जिससे हालात और बिगड़ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने सोमवार को ऐलान किया कि उनका देश फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा। पंद्रह अगस्त को अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात प्रस्तावित। ट्रंप ने कहा अगर कोई संभावित समझौता प्रस्तावित होता है
तो वे यूरोपीय नेताओं को इसकी जानकारी देंगे और उन्हें इस प्रक्रिया में शामिल करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के फैसले को 90 दिनों के लिए टाला। ट्रंप का ये फैसला टैरिफ संघर्ष विराम खत्म होने से ठीक पहले आया है। चिप बनाने वाली दो बड़ी अमेरिकी कंपनियां एनवीडिया और AMD अब चीन में अपनी AI चिप की बिक्री से होने वाली कमाई का 15% हिस्सा अमेरिकी सरकार को देंगी। चीन के उत्तर पश्चिमी गासू प्रांत के युझोंग काउंटी में अचानक आई बाढ़ के कारण कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई, दर्जनों लापता हैं। वहीं जापान के दक्षिणी द्वीप क्यूशू में सोमवार को भारी बारिश के कारण बाढ़ भूस्खलन हुआ, जिससे कई लोग घायल हो गए। और आइए वर्ल्ड वॉच के बाद देख लेते हैं खबरें कारोबार जगत से। जीएसटी के क्षेत्रीय अधिकारियों ने वित्त वर्ष 2020-21 से लेकर 24-25 के बीच लगभग 7.08 लाख करोड़ रुपए की कर चोरी का पता लगाया। इसमें लगभग 1.79 लाख करोड़ रुपए की इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC धोखाधड़ी भी शामिल है। ये आंकड़े वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में साझा किए। देश भर में अब तक 30.98 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक अब ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य असंगठित श्रमिकों का आधार से जुड़ा राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना है। आधार फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए ट्रांजैक्शन जुलाई महीने में अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचे। ये कीर्तिमान जुलाई 2025 में 19.36 करोड़ ट्रांजैक्शंस के साथ हासिल हुआ है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में ट्रांजैक्शन 5.77 करोड़ रुपए था। मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में समुद्री खाद्य निर्यातक सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। इस आयोजन में वैश्विक बाजार पहुंच का विस्तार करने की रणनीति बनाई गई। राजस्थान के टोंक में प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल, जिला प्रमुख सरोज बंसल सहित कई किसान मौजूद रहे। और आइए अब खेल की दुनिया की बात करेंगे स्पोर्ट्स ट्रैक में। भारत की नम्रता बत्रा 2025 वर्ल्ड गेम्स में वुशु में महिलाओं के 52 किलो भार वर्ग के फाइनल में पहुंच गई हैं। नम्रता ने फिलीपींस की क्रिजानफेट कोलाडो को 2-0 से मात दी। भारतीय मुक्केबाज ऋतिका ने एशियन अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हैवीवेट वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय टीम ने दोनों आयु वर्गों में कुल 27 मेडल जीते। ब्रिटेन के प्रतिष्ठित स्कॉट रेस कोर्स में आयोजित शेरगर कप 2025 में भारतीय घुड़सवार सूरज नारेजू ने इतिहास रचा है। नारेजू ने 6 में से 2 रेस जीती और 1 में दूसरा स्थान हासिल किया। रोमांचक मुकाबले में टीम एशिया ने टीम यूरोप को महज 1 अंक से पछाड़ा। मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में महिला वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लॉन्च की गई। इस मौके पर ICC के अध्यक्ष जय शाह मौजूद रहे। उनके अलावा टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर, उप कप्तान स्मृति मंधाना भी मौजूद थीं। महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर करेंगे। और अब बात करते हैं टेक टॉक की। चिप बनाने वाली 2 बड़ी अमेरिकी कंपनियां एनवीडिया और AMD अब चीन में अपनी AI चिप की बिक्री से होने वाली कमाई का 15% हिस्सा अमेरिकी सरकार को देंगी। बिल्कुल, ये बेहद अहम डील है और ये समझौता ट्रंप सरकार के साथ किया गया है। इस समझौते में कंपनियों के सामने शर्त रखी गई थी कि अगर वह चीन में अपनी हाईटेक चिप्स बेचती हैं तो उन्हें अपनी बिक्री का कुछ हिस्सा अमेरिका की सरकार को देना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समझौते की वजह से इन कंपनियों की चीन में बिक्री पर कंट्रोल भी लगाया जा सकेगा और सरकार को भी मुनाफा होता रहेगा।
अप्रैल में ट्रंप प्रशासन ने इस चिप की चीन में बिक्री पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब इस सौदे के तहत बिक्री की इजाजत मिल गई है। और अब बारी फिटनेस मंत्र की। याम मध्ये न भोक्तव्यम। याम का मतलब होता है 3 घंटे का समय। 8 याम का एक दिन होता है 3 घंटे, और उसमें 8 का गुणा करेंगे तो 24 होता है। सुबह का पहला याम, याम मध्ये न भोक्तव्यम। आचार्य कहते हैं 3 घंटे उठने के बाद में भोजन नहीं करना चाहिए। आप चाय पी सकते हैं, हर्ब्स की चाय पिए, वो ज्यादा अनुकूल होगा। फल भी ले सकते हैं, लेकिन भोजन 3 घंटे के बाद में ही करें, क्योंकि शरीर सो रहा होता है। यद्यपि आप जग गए हैं, पूरी तरीके से शरीर को जगने में और भूख लगने में 3 घंटे का समय लगता है, और यह वैज्ञानिक दृष्टि से भी गोचर हो चुका है। याम युग्मम न लंघेत, लेकिन 2 याम तक 6 घंटे तक भूखा भी न रहें। याम युग्मम यदि लंघयेत बल क्षय भवेत, तो व्यक्ति का बल ह्रास हो जाता है। इसलिए संभव हो सके तो 3 घंटे के बाद में और 6 घंटे के पहले, अर्थात चौथे और 5वें घंटे में व्यक्ति को ब्रेकफास्ट, नाश्ता करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शक्ति प्राप्त होगी, और शरीर में जो भी आपने रात्रि में लंघन किया है, फास्ट किया है, उसको अब ब्रेक करेंगे तो आपको अद्भुत शक्ति का संचार आपके शरीर में होगा। नमस्ते। और सेहत की बात के बाद चलिए जान लेते हैं आज का वेदर अपडेट। तो देखा आपने देश भर के मौसम का हाल, और अब नया सवेरा में वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। लेकिन जाने से पहले चलिए आपको लेकर चलते हैं कोलंबिया।
बिल्कुल, कोलंबिया जहां आकर्षण फूलों की सजावट आपका मन मोह लेगी। ये फूल कोलंबिया की परंपरा को उजागर करती है और आकर्षक दृश्य भी बनाते नजर आते हैं। आप लीजिए इन मनमोहक सुंदर दृश्यों का आनंद और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC।